हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दुनिया का मॉनिटर कौन है? मॉनिटर यानी कोई ऐसा जो झगड़ा करने वाले देशों को शांत कराए, जो इतना पावरफुल हो कि उसकी बात हर कोई माने और फिर वो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर पाए। इस क्लास मॉनिटर को हम जियोपॉलिटिक्स में सुपर पावर कहते हैं। 21वीं सदी में सिर्फ एक ही ट्रू सुपर पावर है, अमेरिका। लेकिन बहुत जल्द चाइना अमेरिका को धक्का मारकर खुद सुपर पावर बनने जा रहा है और इसका प्रूफ इस फोटो में है। ये है सऊदी अरेबिया और ईरान की लीडरशिप, जिनकी 7 सालों बाद दोस्ती हो गई है चाइना की वजह से। ये इवेंट देखने में तो माइनर लगता है, लेकिन ये चाइना के मास्टर प्लान की शुरुआत है। ये है हमारी नई सीरीज चाइनीज विस्पर्स, जहां हम चाइना की ग्लोबल स्ट्रेटेजी को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे और एक आसान भाषा में आपके सामने लाएंगे। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। चैप्टर 1, सऊदी और ईरान की रिलेशनशिप। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों है तो मुस्लिम देश, लेकिन उन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ईरान में मेजरली शिया मुस्लिम्स है और सऊदी में मेजरली सुन्नी मुस्लिम्स। इन दोनों ग्रुप्स में सदियों से फाइट चली आ रही है। अब ये वीडियोस देखिए। ये है सऊदी अरेबिया, जहाँ लड़कियां बिना हिजाब के स्कूल में बैठी है, साइंस सीख रही है। और ये है ईरान, जो एक सेक्युलर देश था, जहाँ बीच पर बिकिनी पहनना उतना ही कॉमन था जितना आज के किसी यूरोपियन देश में होगा। कहने का पॉइंट यह है कि 1960s में धीरे धीरे मिडिल ईस्ट मॉडर्न वैल्यूज को अपना रहा था। फिर कुछ देशों ने यू टर्न क्यों ले लिया अचानक से? कुछ देश कंजर्वेटिव कैसे बन गए? कहानी है 1979 की। सऊदी अरेबिया में कुछ रेबल्स ने मक्का पर ही अटैक कर दिया। इन रेबल्स का ये कहना था कि सऊदी के रॉयल्स ट्रेडिशनल इस्लाम से दूर जा रहे हैं, करप्ट हो चुके हैं। सऊदी की आर्मी ने इन रेबल्स का जमकर सामना किया और फाइनली फ्रांस की मदद से उन रेबल्स को हराया। लेकिन उन्होंने एक गहरा घाव सऊदी और पूरे मिडिल ईस्ट पर छोड़ा। सऊदी की लीडरशिप को ये समझ गया कि लोग अभी मॉडर्नाइजेशन के लिए रेडी नहीं है। अगर सऊदी बहुत फास्ट मॉडर्नाइज हो गया तो ऐसे ही रेबल्स बार बार अटैक करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया और कुछ ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज अपनाए। ईरान में भी 1979 यानी सेम साल में कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान में मोनार्की थी, लेकिन 1979 में एक रेवोल्यूशन हुआ। तब तक उनके राजा को वेस्ट का सपोर्ट था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद आयतोल्ला खोमेनी पावर में आए। उन्होंने सेक्युलर ईरान को बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस चेंज के बाद दोनों देशों ने अपने कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज दुनिया भर में स्प्रेड की, लेकिन उन दोनों के रिलेशंस खराब होते गए तेल की वजह से। सऊदी में सबसे ज्यादा तेल शिया एरियाज में था और ईरान में सबसे ज्यादा तेल सुन्नी एरियाज में। तो दोनों देशों ने अपने अपने देश की माइनॉरिटीज पर अटैक किए और उन्हें परसिक्यूट किया, उन्हें दबाया और कंट्रोल करने की कोशिश की। इस मोमेंट के बाद सऊदी और ईरान के रिलेशंस खराब हो गए। इसके बाद 21वीं सदी में पूरे अरब वर्ल्ड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इन दोनों देशों ने अपोजिंग साइड्स को सपोर्ट किया। एग्जाम्पल के तौर पर लेबनान में सऊदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है तो ईरान हेजबोला रिबेल्स को। सीरिया में सऊदी ने रिबेल्स को सपोर्ट किया और ईरान ने बशर अल असद गवर्नमेंट को। येमेन में भी सऊदी सरकार को सपोर्ट करता है और ईरान हूती रिबेल्स को। 2019 में येमेन के रेबल्स ने सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल्स छोड़े और सऊदी का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे करते करते अरब दुनिया के ये दो ऑयल के महारथी एक दूसरे से दूर होते गए, जब तक चाइना बीच में नहीं आया। अब चाइना ने ये चमत्कार करके दिखाया। चाइना ने इन दोनों देशों की दोस्ती करवा दी, जो पूरे अरब वर्ल्ड के लिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। चाइना ने इन दोनों लीडर्स को साथ बुलाया, 6 दिन के लिए जमकर नेगोशिएशंस किए और दोनों को कन्विंस कराया कि ये दोनों देश एक दूसरे पर किसी तरह के अटैक्स नहीं करेंगे और पूरे अरब वर्ल्ड में शांति बरकरार रखेंगे। चैप्टर 2, गुड बाय अमेरिका। पहले ये सारा काम अमेरिका करता था, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट में पीस लाने में नाकामयाब रहा है। इनफैक्ट उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया है। अमेरिका एक अच्छा क्लास मॉनिटर था ही नहीं। वेल, टू बी रियली ऑनेस्ट, अमेरिका को कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि उनके देश की मिलिट्री लॉबी हर वॉर से प्रॉफिट करती है, तो पीस के समय वो पैसा कैसे कमाएगी? अगर आपके क्लास का मॉनिटर अच्छे से काम नहीं करता तो उसे फटाक से बदल दिया जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाइना में शी जिनपिंग तीसरी बार इलेक्ट हुए। अब चाइनीज पॉलिसी उनके थॉट्स की कार्बन कॉपी होगी। शी जिनपिंग एक थियोरी में विश्वास रखते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। वो कहते हैं कि जैसे ब्रिटिशों ने भारत पर कब्जा किया और इंडियंस को उनका गुलाम बनाया, वैसे ही चाइनीज जनता को भी ओपियम एडिक्ट बनाया। ब्रिटिश और जापानीज सेना ने चाइना पर बार बार हमले किए,
और 100 सालों के लिए चाइना को अपने पैरों तले दबाए रखा। 1949 में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, तब भारत की तरह चाइना भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, बट नेवर अगेन। इस थियोरी के बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज चाइना मानता है कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, हैमर्स एंड नील्स। हैमर्स यानी जो डोमिनेट करते हैं और नील्स यानी जो डोमिनेट होते हैं। चाइना सोचता है कि अगर वो डोमिनेट नहीं करेगा, यानी अगर हैमर नहीं बनेगा, तो हमेशा हमेशा के लिए डोमिनेट होता रहेगा। चाइना 3 तरह से दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है, इकोनॉमिक डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस और डिप्लोमेटिक डोमिनेंस। रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट मिलिट्री डोमिनेंस का रास्ता अपनाया और हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया ने रशिया को विलन बना दिया। अगर रशिया जीत भी जाता है, फिर भी इतिहास में उन्हें एज अ विलन ही दिखाया जाएगा। लेकिन चाइना है सुपर स्मार्ट। चाइना ये समझ चुका है कि अगर कोई वॉर बिना वेपन्स उठाए ही जीती जा सकती है, देन व्हाई नॉट। आज सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाइना के पॉकेट में है। बच्चा जानता है कि चाइना ने दुनिया को कोविड दिया, लेकिन WHO चाइना का बाल भी बाका नहीं कर पाया है। चाइना के अगेंस्ट यूट्यूब वीडियोस बनाने पर फटाक से डिमोनेटाइज हो जाते हैं। यानी यूट्यूब जैसे अमेरिकन कंपनीज जो चाइना में तो ऑपरेट भी नहीं करते, वो भी चाइना के इशारों पर ही नाचते हैं। तुर्की, एक ऐसा देश जो मॉडर्न दुनिया में इस्लामिक लीडर बनना चाहता है, वो भी उइगुर मुस्लिम्स के साथ चाइना जो करता है उस पर सवाल डर डर कर उठाता है। अब चाइना और अमेरिका के बीच एक इकोनॉमिक वॉर शुरू होने जा रही है। इनफैक्ट शुरू हो चुकी है। सेमीकंडक्टर वॉर, यानी आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, गाड़ियों में बनने वाली चिप्स चाइना और ताइवान बनाता है। इन सेमीकंडक्टर्स को जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। आज चाइना एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गया है कि वो सीधा यूरोप को धमकी दे सकता है कि बॉस, अमेरिका जैसा कर रहा है वैसा मत करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चाइना ये अच्छी तरह से जान चुका है कि वेस्ट का डोमिनेंस खत्म हो रहा है। अब फोकस मिडिल ईस्ट पर, एशिया पर, अफ्रीका पर होने वाला है और वो इन एरियाज में से अमेरिका को हकालना चाहता है। अमेरिका ने 20वीं सदी में जिन देशों को युद्ध के अंधेरे में ढकेला, उन देशों में शांति दूत बनकर चाइना उन्हें डिप्लोमेटिकली जीत रहा है। चाइना के मास्टर प्लान के बारे में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। यहाँ उन्होंने ये 5 पॉइंट सामने लाए। आप वीडियो पॉज करके उन्हें पढ़ सकते हैं। चाइना का फोकस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स और मिडिल ईस्ट पर होगा। चाइना यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में मदद करना चाहता है और अफ्रीकन यूनियन को फंडिंग देना चाहता है उनके इंडिपेंडेंट पीस कीपिंग के लिए। वो सारे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहता है। पूरा टेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है और भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट्स को इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से स्टडी करना चाहिए। गौर से देखें तो ये सारे वही रीजन्स है जिन्हें आज तक अमेरिका ने इग्नोर किया, एक्सेप्ट इसमें से एक एरिया मिसिंग है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया यानी इंडिया, हमारा भारत। चैप्टर 3, इंडिया पर इम्पैक्ट। बेसिक मुद्दा ये है कि चाइना हमें एक कंपेटिटर मानता है। आज हम चाइना से प्रोग्रेस के मामले में मीलों दूर। एक फिगर बताता हूँ, पर कैपिटा जीडीपी यानी हमारी टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय आवर पॉपुलेशन। इससे पता ये चलता है कि भारत के हर इंसान के पास ऑन एन एवरेज हर साल कितना पैसा आता है। ये फिगर है कुछ $2,250 यानी 1,84,000 पर पर्सन पर ईयर। चाइना में यही सेम फिगर यानी पर कैपिटा जीडीपी है $12,500 यानी हमसे 6 गुना ज्यादा। आज भारत 6% से ग्रो करता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर हम 10% से भी ग्रो करेंगे तो फिर भी हमें आज चाइना का पर कैपिटा जीडीपी जितना है उतने तक पहुंचने के लिए 20 साल लगेंगे। रिमेंबर, मैं आज चाइना जहां है उसकी बात कर रहा हूं। 2043 में चाइना और आगे होने ही वाला है। हम चाइना से पीछे है, ये चाइना जानता है। फिर भी चाइना सिर्फ भारत को और भारत को ही एक थ्रेट मानता है। दुनिया में ऐसा और कोई भी देश नहीं है जो फ्यूचर में चाइना को टक्कर दे सकता है। इसीलिए चाइना बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। चाइना के हमारे साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आज चाइना पावरफुल है लेकिन सुपर पावर नहीं है। फिर भी हम हर साल करोड़ों रुपए लद्दाख और अरुणाचल को सुरक्षित रखने में खर्च करते हैं। आगे जाकर जब चाइना एक सुपर पावर बन जाएगा तब भारत क्या करेगा? उन सारे देशों से ट्रेड करना बंद कर देगा जो चाइना के पपेट्स बन चुके हैं, या चाइना के सामने झुक जाएगा? ये सवाल भारत की लीडरशिप और हमारे फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को पूछने की सख्त जरूरत है। पार्लियामेंट में एक पैनल ने रिपोर्ट प्रेजेंट किया कि भारत को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को जीडीपी का 1% देना चाहिए। एट प्रेजेंट जो फंड्स इस मिनिस्ट्री को मिलते हैं, दैट इज 18,500 करोड़, वो बहुत कम है कंसिडरिंग उनका गोल टू इम्प्रूव इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। चाइना मैगलेव की रफ्तार से सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत आज भी पेटी इश्यूज में उलझा पड़ा है। समय आ गया है कि हम इस बात को समझें कि हमारे लिए
असली चैलेंजेस इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं। आने वाले 10 साल भारत के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं। हमें लॉन्ग टर्म की सोचकर चाइना के अगेंस्ट फर्मली खड़ा होना ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में हम हमारा आगे का मिशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आने वाले महीनों में हमारे वीडियोस का फोकस इन्हीं कोर इश्यूज पर होगा, ताकि हम दुनिया के बेस्ट आइडियाज आपके सामने ला पाएं और हमारे यूथ को नॉलेज से इक्विप कर पाएं। चाइना आने वाली दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर, और जहाँ से वीडियो शुरू की गई थी मिडिल ईस्ट के मुद्दे को बयान किया गया था, और ये वाकई ही इस सदी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है सफारती ताल्लुकात को लेके कि ईरान और सऊदी अरब ने अपने पुराने इख्तलाफात को बुला के एक नए ज़माने का आगाज़ शुरू कर दिया, और उन दोनों को करीब लाने के लिए चाइना ने सबसे ज़्यादा मरकज़ी किरदार अदा किया है। ये दोस्ती सिर्फ चाइना ही करवा सकता था, क्योंकि जब तक अमेरिका सऊदी अरब की पुष्टपनाही कर रहा था तब तक अमेरिका अपना असला बेच रहा था सऊदी अरब को, और दूसरी तरफ वो ईरान को पाबंदियों के ज़रिए कमज़ोर करना चाहता था। और इसके साथ साथ अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि इस पूरे खित्ते में अमन का माहौल बरकरार हो। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जब अपने पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब गए थे, और ये अमेरिका के 230 साल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई अमेरिकी सदर अपने पहले गैर मुल्की दौरे के ऊपर किसी मुस्लिम मुल्क की तरफ गया हो। खैर, जब डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब आए थे तो वहाँ पर सऊदी अरब की सबसे बड़ी डिफेंस डील $110 बिलियन की साइन की गई थी। तो अमेरिका ने तो अपना असला बेचना था, इसी साथ साथ वो ईरान को कमज़ोर रखना चाहता था, और कुल मिला के वो चाइना और रशिया के ऊपर भी असरअंदाज होना चाहता था। इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि इस खत्ते में अमन आ सके, लेकिन चाइना ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, और जो बहुत ही पक्के और ठक्के दुश्मन और एक दूसरे का नाम ना लेने वाले दुश्मन आज एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी के साथ करीब आ रहे हैं। और पिछले दिनों दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की भी मुलाकात हुई है, और सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तरफ से ईरान के सदर और ईरान के सुप्रीम लीडर को भी दौरे की दावत दी गई है। तो बहुत तेज़ी के साथ ये सारी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। और ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के 3-4 ममालिक की मिसाल दी जा रही थी, यमन की मिसाल दी जा रही थी, लेबनान की मिसाल दी जा रही थी, और शाम की मिसाल दी जा रही थी। यहाँ पर इन दोनों ममालिक ने प्रॉक्सी वार शुरू कर रखी थी, जो बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रही थी इस पूरे खित्ते के लिए। अमेरिका की मुदाखलत की वजह से चाइना का सऊदी अरब पर तो इतना ज़्यादा असर और रसूख नहीं था, लेकिन ईरान के साथ चाइना के तल्लुकात हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शानदार थे। 2020 में चाइना और ईरान के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी डील $400 बिलियन की साइन की गई है, और चाइना ने $400 बिलियन इन्वेस्ट करना है सिर्फ एक ईरान के अंदर अगले आने वाले 25 से 30 सालों में। अमेरिका ने दुनिया बिलखुसूस मिडल ईस्ट के सारे इलाके को एक अंधी जंग में धकेला हुआ था, और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। और अब प्रॉक्सी वार का रुझान भी बदलता जा रहा है, और दुनिया फतह करने के लिए अब डिप्लोमेटिक तल्लुकात को अहमियत दी जा रही है। और चाइना उन खित्तों के ऊपर फोकस कर रहा है जहाँ पर इससे पहले किसी का ध्यान नहीं था, जिसमें अफ्रीका का खित्ता सर फहरिस्त है। और चाइना अफ्रीका के गरीब ममालिक को बहुत बड़े बड़े कर्जे देकर उनकी सालमियत के ऊपर भी कब्ज़ा कर रहा है, उनके वसाइल के ऊपर भी कब्ज़ा कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में अफ्रीका के ऊपर चाइना का असर और रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मिडल ईस्ट से और अफ्रीका से अपने खित्ते की बात करते हैं, साउथ एशिया की बात करते हैं, चाइना और इंडिया के तनाज़े की बात करते हैं। तो पिछले ही दिनों चाइना ने इंडिया को इश्तियाल दिलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के बहुत से मकामात का नाम तब्दील करके चाइनीज़ नाम के ऊपर रख दिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर चाइना और इंडिया के तल्लुकात में तलखी पैदा हो गई है। साल 2020 में जब से गोलान की वादी में चाइना और इंडिया की अफवाज का तसादुम हुआ था, उसके बाद से ये हालात ख़राब चले आ रहे थे, और चाइना लद्दाख की सरहद के पास बहुत तेज़ी के साथ फ़ौजी तमीरात कर रहा था, जो इंडिया के लिए बहुत बड़े ख़तरे की निशानदेही कर रहा था। लेकिन पिछले दिनों जो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एक शरारत की है, उसकी वजह से भी इंडिया में एक बेचैनी सी पैदा हो गई है। इंडिया ने उसे जवाब देने की कोशिश ये की है कि श्रीनगर में यानी कि कश्मीर में मई 2023 में होने वाली G20 की मीटिंग का इनेकाद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से कहा गया था कि G20 की मीटिंग के लिए किसी ऐसी जगह का इंतखाब ना किया जाए जिसे एक मुतनाज़ इलाके की हैसियत हासिल है, लेकिन भारत ने एक स्टेप उठाते हुए श्रीनगर में टूरिज़म के लिए जो मीटिंग मुनक्किद की जाएगी G20 के ममालिक के ज़ेर इंतज़ाम, वो इंडिया ने अनाउंस कर दिया 22 से 24 मई के दरमियान में। तो इसलिए भी हालात थोड़े से कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इस मामले पर क्या मौक़िफ़ उठाया जाता है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में शरारत करने का एक मकसद ये भी है कि चाइना चाहता है कि इंडिया तिब्बत के मामले के ऊपर पीछे हट जाए और तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान ले, क्योंकि जो तिब्बत के रूहानी पेशवे और सियासी पेशवे हैं दलाई लामा, अब वो भी आज़ाद तिब्बत की बात नहीं करते, वो भी चाइना के अंदर रहते हुए ख़ुद मुख्तार इलाके की बात करते हैं। तो चाइना इंडिया को मजबूर कर रहा है अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों के ज़रिए कि वो तिब्बत के मामले से पीछे हट जाए। जिस दिन भारत तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लेगा,
तो चीन अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह के मामलात को महदूद कर देगा। तो देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या बनता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की निस्बत ये लद्दाख का इलाका भारत के लिए स्ट्रेटजिकली ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये एक ऐसा मुतनाज़ इलाका है जो तीन ममालिक के दरमियान एक कशीदगी का बाइस बना हुआ है। और यहाँ पर चाइना की जो फ़ौजी कारकर्दगी बढ़ती जा रही है और फ़ौजी तमीरात बढ़ती जा रही हैं, वो इंडिया के लिए एक हकीकी मायनों में ख़तरा बन के सामने आएगी। और वीडियो ऑनर भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि चाइना भी मुस्तकबिल में भारत को ये अपना सबसे बड़ा हरीफ जानता है और अपना सबसे बड़ा कंपटीटर मानता है, क्योंकि आने वाले वक्तों में यूरोप और अमेरिका का सूरज बहुत तेज़ी के साथ गुरूब होगा। पहले अमेरिका साउथ एशिया से निकल गया, अफ़गानिस्तान से निकल गया, अब अमेरिका मिडल ईस्ट से निकलता जा रहा है। और एक दिन जब अमेरिका की मैशत कमज़ोर होगी तो यूरोप के ऊपर भी उसका असर और रसूख कम हो जाएगा। तो फिर चाइना के लिए भारत ही सबसे बड़ा ख़तरा होगा और चाइना ने उस मकसद के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन भारत अभी तक चाइना को मौसर जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि भारत चाइना के साथ इकोनॉमिकली इतने मजबूरी में फंसा हुआ है कि चाह कर भी भारत चाइना से अपनी ट्रेड को ख़त्म नहीं कर सकता। और एक ऐसे वक्त में जब आज अमेरिका के बाद भारत की सबसे ज़्यादा तजारत चाइना के ही साथ है, तकरीबन 125 से 130 अरब डॉलर के दरमियान में। और इस 125-30 अरब में सिर्फ 25 से 30 अरब की एक्सपोर्ट है और 100 अरब डॉलर की इंपोर्ट है। और इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है उसका एक बड़ा हिस्सा चाइना के साथ तजारत की वजह से ही है। तो इंडिया किसी तौर भी इस मौके के ऊपर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता कि चाइना उसके साथ अपनी तजारत को ख़त्म कर दे। इसीलिए इस मसले को इंडिया सफारती ताल्लुकात पे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लगता नहीं है कि चाइना आने वाले वक्त में भी नरम गोशा रखेगा और किसी तौर भी इन बातों को प्यार से मान लेगा। अगर भारत अमेरिका को छोड़ के चाइना की तरफ झुकाव करना चाहता है और चाइना को अपने लिए मुस्तकिल ख़तरा या अपना सबसे बड़ा दुश्मन नहीं समझता, तो रशिया के रास्ते भारत चाइना के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर भी कर सकता है। तो इस मामले में इनके सरहदी मामलात भी अच्छी खासे मुतासर होंगे। भारत को तिब्बत के मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा, तो चाइना अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट जाएगा। फिर अक्साई चीन का मामला भी इन दोनों ममालिक के दरमियान है। तो मामलात पेचीदा अच्छे खासे हैं, इतनी आसानी से हल तो नहीं होंगे, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि भारत अभी चाइना मामलात के ऊपर कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि चाइना उभरती हुई ताकत है, इकनॉमी के लिहाज से भी, डिफेंस के लिहाज से भी। और भारत के लिए आज के वक्त में इतना आसान नहीं होगा कि दुनिया की एक उभरती हुई सुपर पावर के साथ सींग फंसाए जा सकें। और एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका खुद पसमानगी की तरफ जा रहा है और अमेरिका खुद इक़्तिसादी बहरान की तरफ जा रहा है, तब तो भारत को पीछे भी कुछ नहीं नज़र आएगा और भारत को फिर ये सारे मामलात अकेले ही संभालने पड़ेंगे। इसलिए लगता नहीं है कि भारत बहुत ज़्यादा जारहाना रवैया अपनाते हुए किसी तौर भी चीन को सख्त जवाब देगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रख सकते हो तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।